Hello students, in this video lecture I will explain you about first planar graph. Planar graph. So suppose this is a graph and we have to make a planar graph here. We have to make a planar graph of this. तो प्लेनर ग्राफ में क्या होना चाहिए कि ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेनर ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, वो हमारा अगर हमें प्लेनर ग्राफ बनाना है तो वो आपका इस तरह से प्लेनर ग्राफ बनेगा। और ये वाला जो दो पॉइंट है जिसके वजह से इंटरसेक्शन हो रहा है उसको आप चाहो तो ऐसे बाहर से मिला सकते हो। तो अब ये मेरा प्लेनर ग्राफ बन गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि हमारा ये ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऐसा हमारा ग्राफ है और यहाँ से ये जॉइंट है इधर, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ से जॉइंट है ये इधर, फिर यहाँ से ये जॉइंट है इधर, फिर फिर ये वाला ये यहाँ से ऐसे थोड़ा सा और ये इस तरह से जॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये तो सारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हमको इसका प्लेनर ग्राफ बनाना है, इसका क्या बनाना है, प्लेनर ग्राफ। अगर हमें प्लेनर ग्राफ बनाना है तो ये इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे इसका प्लेनर ग्राफ बनाएंगे, हम लोग सिंपल सारा काम करेंगे जैसे हो रहा है वो इस तरह से चलेगा। ये देखो यहाँ पे तो ऐसे करने पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ऐसे करने पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम इस लाइन वाले को इसको इधर से ऐसे मिलाएंगे तो मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम उसको बाहर से ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग ये वाला लाइन को भी देखो, ये वाले लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है तो हम लोग इस लाइन को भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी ज्वाइन हो गया। अब मेरा सारा लाइन्स ज्वाइन हो गया, एक लाइन और बचा हुआ है, इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन एक ज्वाइन करना बाकी है, तो उसको हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देखो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो हम लोग इसको ज्वाइन करने के लिए या तो हम लोग ऐसे बाहर से लेके जा सकते हैं, बाहर से ले जाकर ऐसे ले जा सकते हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला लाइंस को, इसको हम लोग नीचे से, ये नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है उसको ऐसे करके हम लोग ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लेनर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको और एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्लेनर ग्राफ बनाना है तो उस तरह से आप लोग बना लोगे। फिर देखो यूलर्स फार्मूला क्या होता है, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, यूलर्स फार्मूला होता है v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। ये हमारा फार्मूला होता है कि v का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस और e का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस। e का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, और r का मतलब होता है नंबर ऑफ रीजन्स। r का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रीजन्स। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यूलर्स फार्मूला v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। तो अगर मान लो कि अगर हमारा ऐसा अगर हमारा कोई फिगर है, ठीक है, हमको इसमें वेरीफाई करना क्या है, यूलर्स फार्मूला। तो ये ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें पहले ये बताओ कि वर्टिसेस कितना है। वर्टिसेस देखो 1 2 3 4 5, इसको हम लोग वर्टिसेस, ये वर्टिसेस 1, ये वर्टिसेस 2, ये वर्टिसेस 3, ये वर्टिसेस 4 और ये वर्टिसेस 5 है। तो यहाँ पे v जो है वो मेरा 5 है। अब देखो एजेस कितना है, देखो ये जो है ये मेरा एज 1 कहलाएगा, e1 लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग e2 कहेंगे, एज 2। फिर ये मेरा e3 कहलाएगा, एज 3। फिर ये मेरा e4 कहलाएगा, एज 4। फिर ये मेरा e5 कहलाएगा, एज 5। ये मेरा e6 कहलाएगा, एज 6। ये मेरा e7 कहलाएगा, एज 7। ये मेरा e8 कहलाएगा, एज 8, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास टोटल कितना एजेस हो गए, एजेस जो है वो हमारे पास 8 है। अब देखो हमारे पास रीजन कितने हैं, रीजन मतलब कोई जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो, देखो ये एक रीजन R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये बाहर का भी रीजन को काउंट करते हैं R5। तो रीजन भी मेरे पास कितने हैं, 5 हैं।
तो अब अगर हम लोग इसको इसमें यूलर्स फार्मूला चेक करें तो v माइनस ई प्लस आर जो है वो देखो क्या आएगा, 5 माइनस 8 प्लस 5 जो है वो मेरा हो जाएगा 10 माइनस 8 विच इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दस इट सेटिस्फाइज यूलर्स फार्मूला, वो मेरा यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस तरह से देखो एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें आपको यूलर्स फार्मूला दिखाना है कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो ये ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का एक हमारा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने एजेस है, 1 2 3, तो हमारे पास वर्टिसेस कितने, 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रीजन आर मेरे पास कितना है रीजन देखना कितने, तो रीजन यहाँ पे एक R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो रीजन मेरे पास 4 है, वर्टिसेस मेरे पास 3 है। अब मेरे पास एजेस देखो कितने हैं। ठीक है, तो एजेस हम लोग कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो देखो यूलर्स फार्मूला हमारा क्या कहता है, यूलर्स फार्मूला कहता है v माइनस ई प्लस आर। तो v यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 4 है, माइनस हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये भी आप सोच सकते हो कि हम यहाँ पे 4 प्लस 7 में क्या माइनस कर देंगे कि 2 आ जाएगा, तो 5। तो देखो यहाँ पे 5 एजेस का बात कर रहा है, तो क्या मेरा यहाँ पे एक्चुअली में 5 एजेस है। अच्छा, रीज़न यहाँ पे तो R1 R2 R3 R4 और एक बाहर भी तो R5 आपका रीज़न है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 5 हो जाएगा। अब देखो एजेस कितना होगा, ये आपका पहला एज 1, ये आपका एज 2 E2, ये आपका एज 3, ये आपका एज 4, ये आपका एज 5, ये आपका एज 6। तो हमारे पास 6 एजेस हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 6 प्लस 5 जो है वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ग्राफ मेरा यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों को उसे सॉल्व करके चेक करना है कि ये है कैसे इसे बनाना। अब हम लोग देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G विथ n वर्टिसेस एंड नो पैरेलल एजेस इज एन n बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, पैरेलल एजेस नहीं होना चाहिए। देखो एज का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से सुन लो कि जैसे ये कोई ग्राफ है तो ये कॉर्नर्स जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है, वर्टिसेस, और ये वाला जो लाइन है वो मेरा एजेस कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, एजेस कहलाता है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि इफ़ देयर इज़ एन एज बिटवीन आई एंड जे, तो हम लोग 1 लिखेंगे। देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का जो नोट्स दिए हैं उसमें आप लोग समझ जाओगे ये चीज़ कि अगर अगर इफ़ देयर इज़ एन एज बिटवीन आईथ एंड जेथ वर्टिसेस, अगर आईएथ और जेथ वर्टिसेस के बीच में एज है तो हम लोग 1 लिखेंगे। और इफ़ देयर इज़ नो एज, अगर कोई भी एज नहीं है तो हम लोग 0 लिखेंगे। तब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि नो एज है तो उसका मतलब क्या हो गया, तो उसी में हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ही मतलब होता है कि ऑफ अ ग्राफ G विथ n वर्टिसेस एंड नो पैरेलल एजेस इज एन n बाई n मैट्रिक्स, वो एक तरह का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसा हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है और ये आपका V4 है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है और हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर दिए, मैच कर दिए हैं। तो अब बताओ इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होता है, आप लोग क्या करो कि यहाँ पे लिखो V1 V2 V3 V4, फिर ऊपर भी लिखो V1 V2 V3 V4। मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो, मैट्रिक्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स बनाना है। अब देखो क्या V1 और V1 आपस में मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, 0। क्या V1 और V2 के बीच में है लाइन है, V1 और V2 के बीच में एक लाइन है, हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे।
क्या V1 और V3 के बीच में लाइन है? हाँ है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या V1 और V4 के बीच में लाइन है? हाँ है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 लिख देंगे। फिर से देखो, क्या V2 और V1 के बीच में लाइन है? V2 से V1 हाँ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर से 1 लिखेंगे। क्या V2 और V2 के बीच में कुछ है? जैसे देखो V2 और V2 के बीच में आप लोग सोचोगे कि V2 से V2 के बीच में कैसे लाइन होगा, तो V2 से V2 ऐसे लूप बन सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा लूप बना हुआ होता है, तो हम लोग उस टाइम उस केस में V2 से V2 में हम लोग क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे, तो लूप तो नहीं बना हुआ है, तो ये 0। उसके बाद देखो, क्या V2 से V3 है? हाँ है, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। क्या V2 से V4 है? नहीं है, V2 से V4 कोई भी लाइन नहीं है जो V2 को V4 से जोड़ रहा है, तो वो 0 हो जाएगा। अब देखो, क्या V3 से V1 है? हाँ है, 1 लिख देंगे। क्या V3 से V4 है? वो भी है, तो 1 लिख देंगे। V3 से V2 भी है, तो 1 लिख देंगे। लेकिन V3 से V3 आपस में कुछ भी नहीं है, तो वो हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा V4 से V3 है, 1 लिख देते हैं। V4 से V1 है, 1 लिख देते हैं। V4 से V2 नहीं है, 0। V4 to V4 नहीं है, 0। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया। यही हमारा कहलाएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं। अब हम एक ग्राफ नहीं बनाते हैं, अब हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं और आपको उससे ग्राफ बताना है। जैसे कि मान लो कि हम ऐसा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं, 0 1 0, फिर आपका 1 1 2, फिर 0 2 0, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे V1 V2 V3 V1 V2 V3, मतलब 3 वर्टिसेस है और ऐसा ग्राफ बना हुआ है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखो, ऐसा मैट्रिक्स है और हम लोगों को इससे ग्राफ बनाना है, अपोजिट जाना है। तो देखो, V1 से V1 कोई कनेक्शन नहीं है, V1 रहने दो। V1 से V2 एक लाइन जा रहा है, तो ये मान के चलो अगर मेरा V1 है तो एक V2 बना देते हैं यहाँ पे। चलो एक V2 बना दिए और ये दोनों को ऐड कर दिए। V1 से V3 कोई कनेक्शन नहीं, छोड़ दो। V2 से V1 है एक कनेक्शन। V2 से V2 भी 1 है, मतलब कि V2 पे एक क्या है? मेरा लूप है, ठीक है। V2 पे अगर चूंकि V2 to V2 मेरा 1 है, मतलब V2 पे एक लूप है। V2 से V3 3 है, मतलब 2 है। देखो यहाँ पे V2 और V3 के बीच में दो दो लाइन है, 2 मतलब कि दो लाइन्स है। तो जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ पे एक V3 बना देते हैं और V2 से यहाँ पे दो बार आ रहा है, ठीक है। फिर देखो, V3 से V1 कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। V3 से V2 दो है और V3 to V3 कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे छोड़ दिए। तो इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इस तरह के ग्राफ्स को हम लोग, ये जो मेरा ग्राफ है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, तो इस तरह के ग्राफ above mentioned graph is known as undirected graph। इसको हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। हम लोग देखो, V1 से V2 भी जा रहे हैं और V2 से V1 भी जा रहे हैं, दोनों केस में हम लोग 1 1 लिख दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक डायरेक्शन दिया रहेगा, नहीं ये यहाँ से सिर्फ यहीं जा रहा है, V1 से V2 ही जा रहा है, V2 से V1 नहीं जा रहा है, तो वैसे केस में V1 से V2 में तो 1 लिखेंगे, लेकिन V2 से V1 में हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ ना बनाकर डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसा एक क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोगों के पास डायरेक्टेड ग्राफ है। ये सारा कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना एक बार। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। V1 V2 V3 V4, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शंस दिए हुए हैं। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखेंगे? V1 V2 V3 V4 लिख दिए, फिर यहाँ पे V1 V2 V3 V4 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है? चलो देखो, V1 to V1 नहीं है, कोई भी तरह का लूप नहीं है, 0 दे दिए। V1 से V2 हाँ जा रहा है, 1 दे दिए। V1 से V3 जा रहा है, चलो 1 दे दिए।
V1 से V4 नहीं जा रहा है, देखो V1 से V4 नहीं जा रहा है, V4 से V1 जा रहा है। डायरेक्शन देखो, V4 से V1 जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 दे देंगे। ठीक है, अब फिर से देखो नेक्स्ट, V2 से V1 जा रहा है क्या? V2 से V1 नहीं जा रहा है, 0 देंगे। V2 से V3 जा रहा, V2 से V2 कुछ भी नहीं है, 0। V2 से V3 जा रहा है तो हम लोग इसे 1 देंगे। V2 से V4 नहीं जा रहा है, 0 देंगे। अब देखो V3 से V4 जा रहा है तो यहाँ 1 दे सकते हैं। V3 से V1 नहीं जा रहा है, 0, क्योंकि V1 से V3 आ रहा है तो इसलिए 0। फिर V2 से देखो, V3 से V2 नहीं जा रहा है, 0 दे देंगे। फिर आपका V3 पे कोई लूप नहीं है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो V4 डायरेक्शन बस देखना है, डायरेक्शन देखो, V4 से V1 जा रहा है तो 1 देंगे। V4 से V2 नहीं जा रहा है, 0 देंगे। V4 से V3 भी नहीं जा रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, V3 से V4 आ रहा है, V4 से V3 नहीं जा रहा तो ये भी मेरा 0 होगा। अब V4 टू V4 में कोई लूप नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। इस तरह के ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ठीक है ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ था। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमको आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वर्टेक्स से बनाते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग को लगेगा कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बहुत सिंपल है, जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना बहुत सिंपल था, उसी तरह से ये इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बनाना बहुत सिंपल है, तो वो हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो एक, जैसे कि हम आप लोगों को एक पहले इंसिडेंस मैट्रिक्स जाने से पहले एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन है, ड्रॉ द अनडायरेक्टेड ग्राफ G corresponding to adjacency matrix A equal to 1 3 0 0 2 0 1 1 0 1 2 2 0 1 2 0। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा मैट्रिक्स है, अब इससे हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 है, मतलब कि देखो क्वेश्चन में ही हम बता दे रहे कि V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4, ये तो आपको समझ ही लेना है। अब देखो हमारे पास 4 वर्टेक्स है, तो एक तो हम लोग को 4 तो लेना ही पड़ेगा। हम ऐसे अपने मन से 4 वर्टेक्स ऐसे ले लिए, V1 यहाँ पे दे दो, V2 यहाँ पे दे दो, V3 यहाँ पे दे दो, V4। अब देखो V1 से V1 में 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक लूप बना होगा। ठीक है, वो अपने आप के साथ जुड़ा है तो इसीलिए ऐसे लूप बना दिए। V1 से V2 में 2 लिखा हुआ है, मतलब कि V1 से V2 में ऐसे 2 बना दिए। जैसे जैसे कह रहा है V1 से V3 0 है, कुछ मत करो, V1 से V4 0 है, कुछ मत करो। V2 से V1 में 3 है, V2 से V1 में, अच्छा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, अब उसके बाद देखो कि हमारे पास V2 से V1 में हमारे पास 3 है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स मे बी देयर इज सम मिस्टेक हियर, वी हैव टू डू 2 ठीक है, तो यहाँ पे आपका V2 से V1 कितना है, V2 से V1 2 है, फिर V2 से V2 0 है, छोड़ दो। V2 से V3 1 है, तो एक हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर V2 से V4 आपका 1 है, तो यहाँ से हम लोग एक ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। फिर देखो V3 से V1 कोई कनेक्शन नहीं है, छोड़ दो। V3 से V2 1 है, V3 से V3 2 है, तो 2 है, तो मतलब V3 में 2 लूप ऐसे बना दो। V3 से V4 में 2 है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से ऐसे 2 बना देंगे। अब देखो V4 से V1 कोई कनेक्शन ही, छोड़ दो। V4 से V2 एक कनेक्शन है, V4 से V3 2 कनेक्शन है, 2 कनेक्शन ऑलरेडी है, V4 टू V4 कुछ नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ऑफ द गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स।
ठीक है, ये हमारे गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हिसाब से ग्राफ हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो देखो अब हमारे पास आता है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम सॉल्व्ड, तो वो एक बार आप लोग देख लेना, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो हम लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स देखेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि हम लोग एजेस पे काम करते हैं। जैसे हम लोग उतने देर से वर्टिसेस, देखो अगर हम इसका डेफिनेशन तुम लोग नोट्स में देखना कि कंसिडर अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड मतलब समझ रहे हो जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। अनडायरेक्टेड ग्राफ एक कंसिडर करो जी इज इक्वल टू वी ई। देखो ये वी ई, जी ग्राफ है और वी मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस और ई मतलब नंबर ऑफ एजेस है, विच हैज़ एन वर्टिसेस, जिसके पास कितने वर्टिसेस हैं, एन वर्टिसेस है, एंड एम एजेस हैं। ठीक है, एम एजेस है, ऑल लेबल्ड है। ऑल लेबल्ड मतलब सब में सारा नेम्ड है, सारा नेम लिखा हुआ है, वो हम समझा देंगे कैसे होता है। द इंसिडेंस मैट्रिक्स, ऐसे केस में द इंसिडेंस मैट्रिक्स आई जी, ठीक है, जो बी आई जे, ठीक है, इज द एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। वो कैसा मैट्रिक्स होता है, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स होता है, वेयर बी आई जे जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और एक 0 होता है अदरवाइज। देखो ये 1 कब होगा, जब व्हेन एज इज इंसिडेंट विथ वर्टिसेस, तब। तो इसका मतलब देखो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। V4, V3, V2, V1, E1, E2, E3, E4, और यहाँ से यहाँ तक मैच कर दो तो वो हो गया E5। तो ये हमारा ग्राफ है। अब इससे हमको क्या बनाना है, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो देखो हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस है और 5 एजेस है। तो देखो इसका इसका मैट्रिक्स बनाते वक्त हम यहीं पे बना रहे ताकि आप लोगों को अच्छे से व्यू हो। इस साइड हम लोग वर्टिसेस लिखते हैं और इस तरफ हम लोग एजेस लिखते हैं, E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। तो देखो हम लोग मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो क्या V1 और एज E1 दोनों यहाँ पे है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, V1 और E1 आपस में है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। V1, बस हमको एज देखना है, वर्टेक्स से मिल रहा वो नहीं देखना है, वर्टेक्स और एज देखना है, वर्टेक्स और एज। V1 और E2 है, V1 यहाँ पे है, E2 यहाँ पे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 0 दे दो। V1 और E3 का E3 यहाँ पे है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 0 दे दो। V1 और E4 है और E5 है, तो E4 और E5 के साथ 0 दे दो, 1 1 दे दो। अब उसके बाद देखो V2 का कौन कौन है, E1 है, E2 है, तो E1 और E2 में V2 के साथ 0 1 1 दो और रेस्ट ऑफ द के साथ 0 दे दो। मतलब जहाँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वर्टेक्स टू वर्टेक्स का हम लोग ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बना के मैट्रिक्स बनाते थे, यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स टू वर्टेक्स ना बना के क्या बना रहे, वर्टेक्स टू एजेस बना रहे। फिर देखो V3 आपका, देखो V3 किसके किसके साथ जुड़ा हुआ, E2, E3, E5, तो E2 के साथ 1 दे दो, E3 के साथ दे दो 1 और E5 के साथ 1 दे दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के साथ 0 दे दो। V3 हो गया। अब V4 देखो, V4 किसके साथ जुड़ा हुआ है, E3 और E3 और E4 के साथ तो E3 में 1 दे दो, E4 में 1 दे दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स में 0 दे दो। तो यही हमारा ग्राफ बनेगा, एडजेसेंसी इंसिडेंस मैट्रिक्स का ग्राफ बनेगा। अगर तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका ऐसा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें वर्टेक्स और एज के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखकर उस हिसाब से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं।
तो आप लोग एक बार देखना, नोट्स में आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड वाला से केस हो जाता है। डायरेक्टेड ग्राफ का, अगर मान लो डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है तब हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि देखो ये एक ग्राफ है, हाँ, जैसे हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स में भी डायरेक्टेड वाला काम किए। अब हम लोग एक बार इंसिडेंस में भी डायरेक्टेड वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस का कंसेप्ट आ जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग, ये मेरा E1 है, हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं साथ में, E2 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है, और ये आपका V4 है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका E5 है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरा ये मैट्रिक्स है, तो हम लोग सबसे पहले चूंकि 4 वर्टिसेस है, हम लोग वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4 लिख दिए। यहाँ पे हम लोग E1, E2, E3, E4, E5 लिख दिए। 5 एजेस है ना, तो पाँचों एजेस हम लोग लिख दिए ऐसा। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। V1 से E1, क्या V1 से E1 जा रहा है, हाँ जा रहा है, 1 लिखेंगे, ध्यान देना। V1 से E2, E2 नहीं जा रहा है, 0 दो, ये भी नहीं जा रहा, 0 दो। E4 अपोजिट डायरेक्शन है, देखो यहाँ V1 से E2 नहीं जा रहा है, E2 से ऐसे जा रहा है, तो हम लोग वैसा केस में -1 देंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम लोग -1 देंगे। E5 हाँ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 1 देंगे। समझ रहे हो यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद फिर से देखो, अगर हम लोग V2 से E1 देखेंगे, V2 से E1 देखेंगे, तो हाँ ठीक है, V2 से E1 की तरफ जा रहा है, 1 देंगे। V2 से, अच्छा V2 से E2 है ना ये, तो यहाँ 1 होगा ना, और यहाँ पे देखो V2 से अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये -1 हो जाएगा। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए तो ये है। अब देखो V3 के साथ E2, E3, E5 सब है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, V3 से आपका यहाँ पे E3 तो जा नहीं रहा, तो ये तो -1 हो जाएगा। फिर V3 से E2 जा नहीं रहा, तो ये भी आपका -1 हो जाएगा, है ना। और V3 से E5 भी आपका जा नहीं रहा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी आपका -1 हो जाएगा, मतलब सारा कुछ -1 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे V4 से, तो V4 से E3 तो हमारा 1 होगा, क्योंकि V4 से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से भी जा रहा है, तो ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है ना। E3 आपका हो जाएगा, ये भी चूँकि डायरेक्शन इधर है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ भी E3 1 है, और ये E4 भी आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका रेस्ट ऑफ द थिंग्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो यही इधर अपोजिट डायरेक्शन होता है इसका, E3 इस साइड होता, E3 का जो डायरेक्शन हम लोग इधर बनाया वो इस तरफ बनता, तो मेरा सारा कुछ चेंज हो जाता। V3 से E3 मेरा, यहाँ पे V3 से E3 मेरा प्लस हो जाता, फिर मेरा V4 जो है ये इधर से इधर जो जा रहा है वो भी मेरा नेगेटिव हो जाता। तो उस तरह से, उस हिसाब से हम लोगों का ग्राफ भी चेंज होता, मैट्रिक्स भी चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट इंसिडेंस मैट्रिक्स। यू कैन गो थ्रू द नोट्स, इन नोट्स एवरीथिंग इज मेंशन्ड वेरी प्रॉपरली, each and everything, and these are very important from examination point of view. Within 1 week you will get your model paper, and you have to solve your model paper, because whatever the questions given in model paper is very important for examination point of view, and whatever the questions is given, I have given in model paper, that only question I am dealing in this graph theory. So it's very important, and students, be careful that you have to solve each and every questions of model paper, because your whole mathematics 3 question paper will be framed with the help of model paper only. So it's very good for you, it's very means useful for you, that you have a set of questions through which you can practice for your examinations. So best of luck for all of you, and just practice hard for your examinations, and some of the topics like permutation, combination, and pigeonhole principle, these are the topics left. We will study ahead, because because your examination will start from 14th December, so we have 4 to 5 lectures rest.
So in these 4 to 5 lectures, I will try to finish all the questions whatever given in the model paper. But before that, you have to just go through the model paper properly to understand everything. Thank you.